आज हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। आमतौर पे जब आप इस टॉपिक को समझ जाओगे, इस टॉपिक को आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो फिर आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि इसकी चर्चा उसके बाद में आप देखोगे, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। आप ध्यान से आपको नज़र में आएगा, समझ में आएगा। न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होंगे वो इससे जुड़े बहुत होते हैं। फंडामेंटल राइट से जुड़े बहुत से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोर्ट केसेस जो होते हैं वो इसी के ऊपर चलते हैं, और आमतौर पे और उन वो केस स्टडी के रूप में भी यूज होते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी पॉलिटिकल चीजों को लेकर और सोशल मैटर्स, सोशल इश्यूज को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी जब आप इसको पॉलिटी को पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, अभी अब 2-4 क्लासेस हम पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि शायद आपका इंटरेस्ट करंट इश्यूज में, पॉलिटिकल मैटर्स में पैदा होगा, और आप को ये भी मन में आएगा एक बार, मैं 100% श्योर हूँ कि यार मुझे लॉ करना चाहिए। लॉ तो अब मेरी समझ में आ रहा है, तो लॉ की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। बट हम यहाँ पे दो कामों के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर वन है कि हमारा जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पेपर जो है, हमारा जो टारगेट है, जो एम है, वो पूरा हो। टारगेट हमें हिट करना है। और दूसरा, हमें अवेयरनेस भी तो चाहिए ना। हमें ये भी तो पता चले कि दुनिया में, हमारे आसपास, इंडिया में, कंट्री के बाहर, कंट्री के अंदर हो क्या रहा है। तो जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे जहन में, हमारे इनर हार्ट में, हमारे इनर ब्रेन में जाना शुरू होता है, तो फिर हमें पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है। फाइन। और हम इस पे अपने विचार जो है, अपनी अपनी जो व्यूज है, ओपिनियन है, वो बिल्ड हो जाएंगे। तीसरा काम अपने आप होगा। ये काम के लिए हम बैठे हैं, बाकी काम बिना आपके कोशिश किए ही होंगे। ये वाले आपका एक ओपिनियन डेवलप होगा, आप अपना एक ओपिनियन डेवलप कर पाएंगे। फाइन। और आपका अपना ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप उसका फैसला तभी कर पाएंगे जब आपको इन चीजों की बड़ी डीप डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, आपको डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। आपको रियल सेंस से पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे काम की है, कौन सी नहीं है। अभी तो हम एक रफ व्यू लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक मैच्योर, एक डेवलप व्यू लेके चलेंगे। एक एलीट क्लास वाला, एक इंटेलेक्चुअल व्यू लेके हम सामने आएंगे। तो ये फंडामेंटल राइट्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये आर्टिकल 20 से 35 तक लिखे गए हैं। तो हमने यूएसए से इसको लिया है। वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। वहां पे भी एक ऐसे राइट्स आए थे एक बार, उनको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। वह राइट्स का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जो बाद में वहां के फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो उनको हम बिल ऑफ राइट्स थे, तो वहां से हमने ये इंस्पिरेशन डिराइव की है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी से इंस्पायर्ड है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, क्लियर कट फॉर्म में नहीं तो नहीं, लेकिन कुछ रॉ फॉर्म में, कुछ रेडिमेंट्री फॉर्म में उन्होंने भी इनकी नींव रख दी थी। लेकिन उसको हम प्योर फंडामेंटल राइट्स या सिविक राइट्स नहीं कह सकते। कुछ सिविक राइट्स हमें उन्होंने दे दिए थे, लेकिन जो एक्चुअल में जो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में चाहिए थे, जिससे हमारी मेंटल ग्रोथ हो, जिससे हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, मटेरियल ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल हो, मोरल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, वो राइट्स में पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 12 to 35, उससे मिलती है। तो हमारे यहाँ पे ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे,
इस वक्त 6 फंडामेंटल राइट्स है। याद रखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, that constitution was containing 7 original fundamental rights, but now we are left with 6। उनमें से एक जो है 1 fundamental right, that was right to property, हमने हटा दिया है। वो अब अबॉलिश कर चुके हैं, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। वो आर्टिकल 19 के भी में भी था और आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 19 आज भी है, लेकिन उसमें उसमें एक सब क्लॉज था राइट टू प्रॉपर्टी, वो सब क्लॉज हमने हटा दिया। आर्टिकल 31 पूरा ही हटा दिया। ये हमने हटाया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। उस समय की जो जनता पार्टी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई हमारे पीएम थे, उन दिनों में उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, तो तब उससे ये हट गया था, अबॉलिश हो गया था। याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट और 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अभी हम बहुत बार बात करेंगे दो एक्ट्स की पूरी पॉलिटी में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये दो एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, जिसने हमारे संविधान में कुछ चेंजेस किए, अमेंडमेंट की, संशोधन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1976 में हुआ था, और ये जनता पार्टी की सरकार थी जब मोरारजी देसाई हमारे पीएम बने बाद में, तो ये 1978 में पास हुआ। ये एक्ट बहुत बड़े एक्ट हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें आधा संविधान कहते बदल दिया, आधा तो नहीं, आधे से थोड़ा कम संविधान बदल दिया, इसलिए क्योंकि बड़ा हिस्सा बदल दिया तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कई बार बोल देते हैं। इतनी चेंजेस की थी। और बाद में मोरारजी देसाई ने एक 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसमें से काफी सारी चेंजेस को रिपील कर दिया था, लेकिन वापस उसी सिचुएशन में डाल दिया जैसे पहले थी। ये दो चीजें, ये इसको हम बाद में पढ़ेंगे। खास बात समय मैंने समझानी है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये हटा दिया था, तो हमारे पास अब हमारे पास 6 है, ये पूरा पूरा हटा दिया। और आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे, ये 19, इसमें भी एक छोटा सा पार्ट राइट टू प्रॉपर्टी का था, एक क्लॉज, सब क्लॉज था, तो वो भी हटा दिया था, वो आगे जाके देखेंगे। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ 7 लिखे हैं, तो ऊपर याद रखना ये ओरिजिनल वर्ड लिखा है। नाउ वी हैव 6, और ये नीचे लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या है, अब जो ये राइट टू प्रॉपर्टी हटाया है, ये आर्टिकल 300A में चला गया है। नाउ इट इज लीगल राइट, एक सिंपल लीगल राइट है। फाइन, ये हम समझेंगे थोड़ी देर में। पहले हम थोड़ा सा एक एक करके बाकी राइट्स के बारे में जानते हैं। तो हम 6 राइट्स कौन से? पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18। ये राइट्स जो हैं, ये हमारे देश के लोगों, नागरिकों को, हमारे लोगों को इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं कि हमारे साथ इक्वल बिहेवियर हो, इक्वलिटी हो। एक एक करके सारे आर्टिकल पढ़ेंगे हम। आपको सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी का मौका मिले, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलती है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम निकलती है, अब उसका फायदा सब लोग इक्वली उठा पाए, जिसमें है हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, या हमारी क्रीड, हमारा सेक्स, या हमारा जेंडर, या हमारा किसी भी ग्राउंड पे हमारे साथ ऐसा इनइक्वलिटी वाला कोई ऐसा ना हो बिहेवियर। तो आर्टिकल 14 से 18 में ये है, जैसे कि इसमें अनटचेबिलिटी को भी, छुआछूत, अछूत जो सिस्टम है, अनटचेबिलिटी, उसको भी चैलेंज किया गया है कि वो भी ना हो, वो भी बंद की गई है। या अपार्थाइड जैसी, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसकी बात की गई है। किसी को विशेष सम्मान, कोई टाइटल ना मिले ताकि बाकी लोग अपने आप को नीचा ना समझे, उसको भी अबॉलिश किया गया है। तो ये पहला आर्टिकल सिर्फ इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक, इसमें हमें कुछ बेसिक फ्रीडम्स दी गई हैं। फाइन, जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपने मन के भाव कुछ भी बता सकते हैं। पुलिस के अरेस्ट से कुछ फ्रीडम है। राइट टू लाइफ एक इसमें आर्टिकल आता है, जो हमें जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 22 भी है एक। तो हमें बेसिक कुछ फ्रीडम्स, अमेनिटीज एक एक करके बाद में जानते हैं।
हमारा शोषण ना हो, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, दो आर्टिकल, आर्टिकल 23, 24 हमें एक्सप्लॉटेशन से बचाने के लिए, स्पेशली महिलाओं और बच्चों को, या जो बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर। इसके अलावा आर्टिकल 25 to 8 हमारे रिलीजन की फ्रीडम हमें देते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन कंट्री लाइक इंडिया, इन होल वर्ल्ड इवन। तो हमें अपने धर्म की आज़ादी दी गई है। इसमें तहत आर्टिकल 25 मुझे रिलीजियस फ्रीडम देता है, मैं अपने धर्म को पूरे अच्छे तरीके से मान सकता हूँ, उसको प्रीच कर सकता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरा मन करे, अगर मैं मान लीजिए हिंदू हूँ तो मैं हिंदू प्रिंसिपल्स को बड़े अच्छे से अपना सकता हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपना सकता हूँ, मैं सिख हूँ तो मैं सिख प्रिंसिपल्स को अपना सकता हूँ, क्रिश्चियन हूँ या किसी पंथ, किसी क्रीड, किसी फेथ को मैं बिलीव करता हूँ तो मैं उसमें भी जा सकता हूँ, उसमें उसको भी मान सकता हूँ। ये हमारी इनर कॉन्शियसनेस की और बात की। ये आर्टिकल एक्चुअली बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 ये बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स हैं, ज्यादातर कोर्ट केसेस इसको लेकर होते हैं, और यही हमारे कंट्री में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स या जो जड़ है प्रॉब्लम की यहाँ छुपी हुई है, आगे जाके जा रहे हैं। अगर मैं मान लो एक सिख हूँ तो मैं मान लीजिए कृपान पहन सकता हूँ, पगड़ी धारण कर सकता हूँ, केश रख सकता हूँ, या मैं अपने धार्मिक प्रिंसिपल्स, अपने चिन्ह, उसको मानना, गुरुद्वारे जाना कर सकता हूँ। मैं हिंदू हूँ तो मंदिर जा सकता हूँ, मैं तिलक लगा सकता हूँ, फाइन। या अपनी जो हिंदू प्रैक्टिसेस है, जनेऊ पहनना आप कर सकता हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। ऐसे ही क्रिश्चियंस को है, ऐसे ही इस्लाम को है, सबको है। ये हमें इसी आर्टिकल से हम एक्चुअली सेकुलर बनते हैं। इंडिया एक प्रैक्टिकली सेकुलर कंट्री आर्टिकल 25 से 28 में बनता है, और इंडिया आर्टिकल 19 से प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, क्योंकि हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। मीडिया वाले देखो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो पंजाब सरकार पे, चन्नी सरकार को कुछ भी बोल रहे हैं, हालांकि सीएम को बोल रहे हैं वो पीएम को, नरेंद्र मोदी को कुछ भी लोग बोल देते हैं, क्योंकि हमारा राइट है। और वो इतनी पावरफुल होके भी हम उस देश में बैठे हैं और हमें वो अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए, ये इस आर्टिकल के कारण है। फाइन। अगर आप चाइना में होते तो हम, जिस तरह हमारे यहाँ पे पीएम सीएम को बोल रहे हैं कुछ भी, हम बोल नहीं सकते वहां पे, ये आर्टिकल्स ऐसी फ्रीडम हमें है ही नहीं है। तो आर्टिकल 19 हमें सेकुलर बनाता है और डेमोक्रेटिक बनाता है ट्रू सेंस में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके अलावा प्लीज मुझे एक एक करके बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ईशा जी, अमन, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि नेटवर्क इशू तो नहीं है कोई, क्योंकि एक दो लोगों को, एक लोग किसी का मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही। प्लीज बताइए, एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके। राहुल प्लीज अपने एंड पे चेक करिएगा, थोड़ा लोकेशन चेंज करो सो दैट आपको वॉइस आ सके। सो ये जो आर्टिकल्स हैं हमें ट्रूली सेक्युलर कंट्री बनाते हैं, ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, आई मीन टू से। फाइन। राइट टू प्रॉपर्टी हम जो है वो अब अबॉलिश कर चुके हैं। एक कल्चरल राइट्स, हमने अपने कल्चर, अपने एजुकेशन राइट्स हैं आर्टिकल 29 to 30 में, ये हम एक एक करके आगे जाके जानते हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी हम खत्म कर चुके हैं। और आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल हार्ट एंड सोल है हमारा, यानी हमारा दिल और आत्मा है। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं किसने बोला था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको टर्म किया था। मैं बोला था कि ये हार्ट एंड सोल है। क्यों? इस आर्टिकल को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक रेमेडीज हैं ये, संवैधानिक उपचार बोल देते कई बार। यानी अगर आपको ऊपर वाले 5 आर्टिकल्स नहीं मिलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कटा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। तो इस आर्टिकल 7 पे जो लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको यूज करके मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं और रिट लगा सकता हूं कि मुझे, मेरे साथ इनक्वालिटी हुई है, या मुझे फ्रीडम बेसिक नहीं मिली, या मेरे धर्म की फ्रीडम नहीं मिली, या मेरा शोषण हुआ है, या मुझे कल्चर राइट्स नहीं मिले हैं, या मेरे साथ इनक्वालिटी हुई है। तो छठा राइट, आखिरी राइट, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है, ये
हमें एम्पावर करता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो और वहां जाके अराउंड कई तरह की रिट्स हैं, 5 तरह की, आगे जाके पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। थोड़ा टॉपिक लंबा चलेगा, दो तीन क्लासेस पे लगेंगे, इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी और ये। और आर्टिकल 32 हमें अनेबल करता है, एम्पावर करता है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इफ आर फंडामेंटल राइट इज एनक्रोच्ड। अगर हमारा फंडामेंटल राइट एनक्रोच हुआ है, छिन गया है, या किसी ने पॉलिटिकली छीन लिया है, तो ये राइट हमें एम्पावर करता है मैं सुप्रीम कोर्ट के जाके उस राइट को वापस ले लूं। किसी एक बंदे का पूरे कंट्री में राइट छिन गया, वो एक बंदा ही सरकार हिला देगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। फाइन। फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल फ्रीडम गारंटी करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम की गारंटी करते हैं, ये हमें राजनीतिक आजादी देते हैं। इकोनॉमिक या सोशल गारंटी नहीं होती, वो आगे डीपीएसपी में समझेंगे, वहां से मिलती है। पॉलिटिकल फ्रीडम हमें, यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल लेवल पे हमारा अधिकार छिन गया, कोई इनइक्वालिटी हो गई हमारे साथ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज और याद रखिएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऊपर लिखा है। एक और बात है कि इस केस में अगर मेरा कि फंडामेंटल राइट छिन गया है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता हूँ। मुझे लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आई कैन इग्नोर लोअर कोर्ट, आई कैन इग्नोर लोअर कोर्ट, आई कैन इग्नोर लोअर कोर्ट, एंड आई कैन ऑल्सो इग्नोर हाई कोर्ट, आई कैन ऑल्सो इग्नोर हाई कोर्ट, आई कैन इग्नोर लोअर कोर्ट ऑल्सो, आई कैन इग्नोर हाई कोर्ट ऑल्सो। आर्टिकल 32 मुझे बताता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दूंगा। आम या जनरल केसेस में क्या होता है, सामान्य तौर पर हम पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, ਅਸੀਂ अपनी पहले लोअर कोर्ट लुधियाना कोर्ट 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, फिर वो सानू कहेंगे ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ फैसला ਸਾਨੂੰ संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर ਅਸੀਂ हाई कोर्ट 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो दिस इज द प्रोसीजर, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर एपेक्स कोर्ट। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को हम कई बार एपिलेट या एपेक्स कोर्ट बोल देते हैं। फाइन। आमतौर पे एपेक्स कोर्ट सबसे अपील की हाईएस्ट अथॉरिटी है। लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट की अपील आगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप इन दो लोग कोर्ट्स को स्किप कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। फाइन। वैसे आर्टिकल 226 भी है हमारे पास एक, जिसमें हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि आप भी फंडामेंटल राइट से जुड़े केसेस की सुनवाई कर सकते हो, वहां पे आप सुन सकते हो, एडमिट कर सकते हो रिक्वेस्ट पिटीशन। लेकिन वो मेरी मर्जी होगी कि मुझे हाई कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना है। अगर मुझे लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, दिल्ली में है, मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं केरल में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, या मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ, मैं हाई कोर्ट में चला जाता हूँ, इतनी दूर आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं हाई कोर्ट में भी अप्रोच करता हूँ। ज़्यादातर लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, बट आप मजबूर नहीं हो कि हाई कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा, देन यू कैन कॉन्टैक्ट सुप्रीम कोर्ट, यू कैन स्किप हाई कोर्ट ऑल्सो। तो यू आर नॉट बाउंड, वी आर नॉट बाउंड। सेम वे आर्टिकल 226 पावर तो करता है हाई कोर्ट को, पर हाई कोर्ट इज ऑल्सो नॉट बाउंड, वो भी बाउंड नहीं है। हाई कोर्ट भी आपको मना कर सकती है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट को पूछो, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी, मैं डायरेक्ट बाकी केसेस में नहीं कर सकती, लेकिन हाई कोर्ट इस केस में कह सकती है। बट आमतौर पे जनरली हाई कोर्ट भी आपकी पटिशन एक्सेप्ट कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, ताकि बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक जाना हम लोगों को मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्टेंस का मैटर है। अब केरला तमिलनाडु से बंदा दिल्ली में हर बार आए, हर महीने तारीख पे आए, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हाई कोर्ट ले लेती है कि चलो इसका भी फायदा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट भी बर्डन ना हो। बट वी बोथ आर नॉट बाउंड, हाई कोर्ट इज ऑल्सो नॉट बाउंड एंड इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो नॉट बाउंड कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट को छोड़ सकते हैं। लोअर कोर्ट में तो ये केस जा ही नहीं सकता। लोअर कोर्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला कचहरियां, जिला अदालतें, जैसे लुधियाना कोर्ट है, या दिल्ली की कोई लोकल कोर्ट है, या कोई जलंधर की कोर्ट है, या कोई अमृतसर की है, या नोएडा की, गाजियाबाद, वो इसको नहीं ले सकती। अगर वो लेती है तो इलीगल होगा वो। फाइन, उसके बारे में अलग से बात करेंगे।
तो अब आप समझ में होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। तो ये आर्टिकल पूरे फंडामेंटल राइट्स को टीथ प्रोवाइड करता है, मतलब उसको पावरफुल बनाता है ताकि वो हमें मिल सके। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ा चीजें समझी हैं। और हाँ जी, ईशा जी ने पूछा आपने कि कोर्ट्स जजेस की सिलेक्शन डिफरेंट कैटेगरी में कैसे होती है। हमारा पूरा टॉपिक आएगा अभी, उसमें पूरा डिटेल में जानेंगे हम आगे कि जजेस कैसे सिलेक्ट होते हैं और कैसे उनका प्रमोशन होता है, कैसे वो एक लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, हम उसको भी जानेंगे, जल्दी ही जानेंगे। नाउ अब इस फंड राइट्स के कुछ फीचर तो मैंने बता दिए। अभी कुछ और फीचर्स भी हैं जो नीचे लिखे हैं, तो देखते हैं वो क्या फीचर्स हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फीचर्स दिए गए हैं, उनमें से ये फीचर्स क्या है बात करते हैं। पहला फीचर है कि अब मुझे फंडामेंटल राइट मिले हैं, फाइन, मैं एक यहाँ देश का नागरिक हूँ, मुझे आर्टिकल 12 से 35 तक जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुझे मिले हैं, और वो अगर नहीं मिलेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा। मेरे साथ थोड़ी सी भी इनजस्टिस हो गया तो मैं उसी वक्त सरकार से ले आऊंगा कोर्ट में जाके। लेकिन कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी, फाइन। पहली बात तो ये है कि सम राइट्स, ऑल नहीं, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को मिलेंगे, जो भारत देश के नागरिक हैं, इंडिया के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको मिलेंगे। जो एलियंस हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया में रहते हैं पर उनको नागरिकता नहीं मिली हुई इंडिया की, या कोई बाहर से यहाँ घूमने आ गया, उसका कोई राइट छिन गया घूमते वक्त, या बिजनेस करने आ गया, या रह रहा है टेम्पररी तौर पे, कुछ राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। इन कुछ राइट्स ऐसे हैं इसमें जो दोनों को मिलेंगे, सिटीजन को भी और विदेशियों या एलियंस को भी, जो इंडिया में अवेलेबल है इस समय, फाइन। और एक होते हैं लीगल पर्संस लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज के राइट्स। अब कुछ चीजें हम देखने पड़ेंगे कि अब उनको उनके राइट्स, अगर कंपनी ने आपके राइट छीन लिया है तो अब आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते। कुछ राइट्स ऐसे होंगे फ्रंट राइट जो आप सरकार या स्टेट के खिलाफ भी लगा सकते हो, किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा सकते हो, ऐसा भी होता है। पर सारे नहीं, कुछ सिर्फ सरकार के खिलाफ ही होते हैं, कुछ सिटीजन्स के लिए, कुछ एलियंस के लिए, कुछ गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट यूज होते हैं, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी यूज होते हैं, यानी ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दूसरा बड़ा बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब इस पे गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहूँ जी मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी करूं, और मैंने कुछ भी बोल दिया, ये जरूरी नहीं है। मुझे बोलते वक्त अपनी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? एक तो मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं बोलते वक्त सभ्य भाषा, अच्छी लैंग्वेज का यूज करूं। मैं ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं तो मैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दूं, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर लूं कि मेरा फंडामेंटल राइट है जी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं तो अपने मन के भाव बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया मैंने बोल दिया, नो। वो आप ऐसा, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। एक होता है कि मैं किसी के रेपुटेशन को मैंने हार्म कर दिया, मेरे रेपुटेशन को क्या कर दिया, हार्म कर दिया, मैंने इल्जाम लगा दिया कि इस बंदे ने ऐसा किया है, लेकिन आपके पास उसके लिए कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है, और बाद में आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए, उसकी तो रेपुटेशन खराब होगी ना। मैंने बोल दिया कि ये बंदा गलत है, पर क्या मैं उस मेरे पास उसको बोलने का ठोस आधार है, मेरे पास कोई प्रूफ है? अगर वो प्रूफ मेरे पास नहीं है, या वो उसका बिना आधार के बोल दूंगा, तो वो मुझे कोर्ट में जाके स्यू कर सकता है, कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास डिफेमेशन का केस फाइल कर देगा। डिफेमेशन हिंदी में बोलते हैं मानहानि का दावा। फिर वो मुझसे, जो मैंने उसकी रेपुटेशन हार्म की, उसकी कीमत वसूल सकता है, मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, या मुझे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन। अभी हाल ही में ये डिफेमेशन एक्ट है जिसमें ये हमारा सारी पनिशमेंट है, तो चर्चा में था कि इसमें पनिशमेंट ना हो, सिर्फ फाइन ही हो। उस पर अभी आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, बाद में देखेंगे। तीसरा है कि मैं देश की सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कुछ बयान ना दूं जिससे मेरे देश की या मेरे देश के लोगों की सिक्योरिटी से उनकी जान खतरे में आ जाए।
तीसरा है कि मैं कुछ ऐसी स्पीच या ऐसे एक्सप्रेशंस ना दे दूं जिससे मेरे कहने से देश में कुछ दंगे फसाद हो जाए, राइट्स हो जाए, या किसी की लाइफ को खतरा पा जाए, उनकी जान चली जाए। मेरे जाके बोलने से आपस में कुछ लोग झगड़ पड़े और वो लड़ पड़े और 500, 220, 300, एक बंदे की, सिंगल पर्सन की भी जान चली गई, तो ये फिर मेरी गलती होगी ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। तो किसी का लाइफ का सवाल है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है, किसी को मैं अनड्यू डिफेम कर दूं, या मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं एक अच्छी लैंग्वेज यूज करूं, इतनी सेक्शंस हमारे ऊपर रहेंगी। तो हर फंडामेंटल राइट में आपको आजादी भी मिलेगी, साथ साथ कुछ ना कुछ आपके ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाएंगी, इतना रहेगा। वो हम टाइम टू टाइम अभी समझते हैं कैसे। फाइन। क्योंकि अगला है कि ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट जो है, ये गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ है। यानी कोई भी उनका आर्बिट्रेरी एक्शन होता है या उनका डिसीजन होता है उसके खिलाफ। आर्बिट्री मतलब जो उन्होंने अपनी मन मर्जी से ले लिया और या तानाशाही कर दी। आर्बिट्री मतलब तानाशाही कर दी, यानी एक डिक्टेटरशिप कर दी उन्होंने, ताकि वो ऐसा ना करें। लोग उसकी वन साइडेड डिसीजन ले लिया, लोगों से पूछा ही नहीं, लोग उसके लिए रेडी नहीं है, या उससे गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप झलकती है, ऐसा कोई डिसीजन है तो उसको ये चेक करता है। तो ये इसका मतलब गवर्नमेंट को एक लिमिटेड पावर देते हैं। ये फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट की पावर को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो डिक्टेटरशिप में नहीं आ सकती, लिमिटेड पावर का कॉन्सेप्ट है ये। मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और कोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पावर यूज करके हमारा को राइट मार लिया, पर वो नहीं मरना चाहिए, तो मैं फिर कोर्ट में जाके वो ले लूंगा। यानी गवर्नमेंट को मैंने लिमिटेड कर दिया है, गवर्नमेंट को मैं उस लेवल पे एक्शन नहीं लेने दूंगा जिस लेवल पे वो लेना चाहती है। तो ये भी गवर्नमेंट को एक तरह को ये लिमिटेड गवर्नमेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लग जाती हैं इससे। फाइन। हालांकि कई सेंस में ये ठीक है, कुछ सेंस में गलत भी है। गवर्नमेंट को थोड़ी पावर देनी पड़ती है समटाइम, क्योंकि हार्ड डिसीजन ले होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट को सारी पावर दे देंगे तो गवर्नमेंट तो तानाशाही पै जाएगी, फिर डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या रह जाएगा। फिर तो गवर्नमेंट कुछ भी कर लेगी, ये भी चीज हो जाती है। फाइन। ये यहाँ जो वर्ड स्टेट है, इसका मतलब है राजतंत्र, यानी राज्य। अब राज्य या राजतंत्र मतलब इट इज फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए वर्ड स्टेट यूज होता है, फॉर बोथ गवर्नमेंट्स। फाइन। जब हम स्टेट वर्ड को का एस कैपिटल हो, एस कैपिटल हो, इसके मतलब हम इन दोनों गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आम भाषा में स्टेट का मतलब एक राज्य, जो एक जैसे पंजाब एक स्टेट है, हिमाचल एक स्टेट है, एक प्रोविंस है, स्टेट है, उसकी बात हो रही है। लेकिन संविधान में कई बार स्टेट वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। ये समटाइम नेगेटिव इन करेक्टर है। नेगेटिव नेगेटिव इन करेक्टर का मतलब है कि जो मैंने पहले बात बताई वही, कि स्टेट की अथॉरिटी को जो लिमिटेड करते हैं, स्टेट को पावरलेस करते हैं समटाइम, या कम पावर दे देते हैं उसको। इससे स्टेट खुल के परफॉर्म नहीं कर पाती। कई बार कुछ अच्छे नेता, अच्छी सरकार अच्छे काम करना चाहती हैं, पर फंडामेंटल राइट्स उनको रोक देते हैं। वो आगे जाके हमें समझ में आएगा कैसे। फाइन। तो ये है इसमें खास बात। जस्टिएबल है ये। जस्टिएबल मतलब अगर आपको नहीं मिल रहे, किसी ने आपके छीन लिए, आप मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 32 कोर्ट में जाके ले सकते हो। दे आर जस्टिएबल, दे आर अलाउइंग पर्सन्स टू मूव टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। अगर वो नहीं मिलते, आप उसको एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपना राइट लेने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। जब जब वो वायलेट होंगे, जब जब आपका राइट वायलेट होगा, जब जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, वो एनक्रोच हो गए, यू कैन मूव टू कोर्ट। हाँ, ऑलरेडी डिस्कस कैसे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, तो दे आर लिखा है, दे आर डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, रक्षक है हमारी। हाई कोर्ट भाग सकती है कि मैं नहीं सुनूंगी केस, लोअर कोर्ट पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आपकी फंडामेंटल राइट से जुड़ी जो पटिशन है, प्ली है, वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, और उसको वो इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी एक बंदे का फंडामेंटल राइट छीन तो नहीं गया। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं गार्डियन, गारंटर, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इवन वी कॉल इट गार्डियन एंड गारंटर ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और मैंने बता ही दिया सब, बता दिया आपको। दे आर नॉट सेंक्रोसेंट और परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये नहीं कि एक बार संविधान में डाल दिया मुझे चेंज नहीं हो सकते। हमारे पास
आर्टिकल 368 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत उसके अंडर हम किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो दे आर ऑल्सो अमेंडेबल, तो दीज आर अमेंडेबल। उसके लिए गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना होगा, बिल लेके आना होगा, तो राज्यसभा लोकसभा से अलग अलग पास होगा विद स्पेशल मेजोरिटी, तब जाके ये प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ये अमेंड हो पाएगा। हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पहले पहले अमेंड किए हैं, तो आर्टिकल 368 में हम इनको अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन होता ही नहीं था पहले, हमने अमेंड करके इसमें डाल दिया। हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 21 आर्टिकल इंक्लूड कर दिया जिसमें राइट टू एजुकेशन आ गया, और ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। फिर उस आर्टिकल को लागू करने के लिए हमें एक्ट पास किया कि वो लागू कैसे होगा, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, वो पार्लियामेंट में तय किए, और हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2009 में आरटीई को पास किया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये ऐड किया था हमने 2002 में संविधान में, इस अमेंडमेंट से चेंज किया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2010 से। यानी ये अमेंड हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं विद ड्यू कोर्ट ऑफ ड्यू प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो भी लीगल प्रोसीजर है उससे, ये परमानेंट नहीं है। जब इमरजेंसी लगती है तो ये सस्पेंड हो सकते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, जब जो वो लगेगी तो दीज कैन, अब वैसे तो मुझे बहुत सारे राइट्स हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, मेरी पूरी आज़ादी है, लेकिन इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी these are automatically suspended except two articles। आर्टिकल 20 यानी दो राइट्स हैं आर्टिकल 20 में जो दिए गए हैं, एंड आर्टिकल 21, ये इमरजेंसी के दौरान भी मेरे खत्म नहीं होंगे, इमरजेंसी के दौरान भी ये चलते रहेंगे, लेकिन बाकी सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जैसे इमरजेंसी लगेगी। जो आर्टिकल 19 है उसको भी वो ऑटोमेटिकली होगा, उसको प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के या नोटिफाई करके सस्पेंड करेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नोटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कभी होंगे ही नहीं, ये इमरजेंसी के दौरान भी नहीं होंगे, और बाकी सारे आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएंगे। इमरजेंसी का टॉपिक आगे आएगा। अभी तक हमने 1962 में से 65 में पहली बार इमरजेंसी लगाई थी, 1971 में दूसरी बार, और 1971 में तीसरी बार, 3 बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है। ये प्रेसिडेंट लगाते हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लिखी गई है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाते हैं। ये दो कंडीशन में लगती हैं, या तो हमारे कंट्री में वॉर हो जाए, कोई कंट्री पे हमारा अटैक कर दे हमारे ऊपर, या हमारे कंट्री में कोई आर्म्ड रिवोल्ट हो जाए, फाइन। तो अभी तक 62 में चाइना ने अटैक किया था, इमरजेंसी लगा दी थी हमने नेशनल इमरजेंसी, नेहरू सरकार ने, ये पहली बार लगी थी, लेकिन अभी हटाई ही नहीं थी, तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, दूसरा अटैक हो गया, तो वो खिंच गई, लंबी खिंच गई, थोड़ी कंटिन्यू हो गई, तो फर्स्ट वाली 3 साल लगी रही, 3 इयर्स। यानी इन 3 सालों में आप देखोगे आपका कोर्ट में केसेस नहीं जाएंगे, आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो अब छिन गए आपसे, उसमें सरकार की मर्जी हो जाती है कि आपका फंडामेंटल राइट आपको दे या नहीं दे, क्योंकि वो सस्पेंडेड है। दूसरी बार 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई, फिर लगी, और ये इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाई, जो बड़ी लाइमलाइटेड, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन कंट्रोवर्शियल रहती है, ये चर्चा में रहती है, अभी उस पर आगे जाके बड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो ये आर्म्ड रिवोल्ट तो वर्ड नहीं होता, तब वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वर्ड था आर्टिकल 352 में, उसके तहत लगाई गई थी। अब ये वर्ड भी हमने काट दिया, उसकी जगह लिख दिया आर्म्ड रिवोल्ट, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं, आर्म्ड रिवोल्ट लिखा था, वर्ड चेंज करके, फाइन। यानी इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, फाइन। नाउ अगर हमारे कंट्री में कोई मार्शल लॉ हो, यानी मार्शल लॉ होता है जब ये हमारे आर्टिकल 33 34 में डिस्कस किया गया है, यानी मिलिट्री लॉ, जब हमने मिलिट्री को कुछ पावर कर रखा है, या मिलिट्री जैसे एक हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस पावर एक्ट है,
या कोई और पुलिस या मिलिट्री को स्पेशल पावर दी गई, उसके एक्ट्स पास हो जाते हैं, जैसे मणिपुर मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर में पहले था, अफसा बोलते हैं उसको। वहां जितने एरिया में है वहां पे भी ये कई बार आपके राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या छीनने की या आपको मिलने की गारंटी नहीं होती। इस तरह बाकी सब सेल्फ एग्जीक्यूटेड है। आप अगर आपके छीनते हैं तो आप जा सकते हो कोर्ट में, और कुछ तो आपको अपने मिलते हैं और कुछ आप कोर्ट में लेने जाते हो, ऐसा भी होता है। आमतौर पे आपको कुछ राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटेड अपने आप मिल जाते हैं, यानी उसके लिए आपको मूव नहीं करना पड़ा कहीं, और गवर्नमेंट ने अपने आप ही आपको दे दिए, या संविधान ही आपको दे रहा है। कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉ बना के या एक्ट पास करके दिए आपको, इसमें से ये भी हो सकते हैं। फाइन। जैसे आरटीई हमें एक एक्ट के थ्रू मिला है, हालांकि संविधान ने दिया आर्टिकल 21A में सबको फ्रीडम हो एक शिक्षा की, राइट टू एजुकेशन मिले 6 से 14 साल के बच्चों को, उसको देने के लिए किसी एक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्ट से मिलते हैं, हालांकि संविधान ने ही गाइड किया है उसको। पर संविधान में उसको कैसे मिलेंगे उसका प्रोसीजर नहीं है, तो प्रोसीजर बनाने के लिए एक्ट पास करना पड़ता है। फाइन। कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटेड हैं, कुछ किसी लॉ से मिलते हैं, कुछ कोर्ट के थ्रू भी जाके लेने पड़ते हैं, सारा मिला जुला ये चलता है। तो ये हमने समझा कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स को समझा। अब हम समझेंगे कि ये राइट्स है क्या, और इसके लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद दोबारा हम फिर इसी लिंक पे जुड़ेंगे। 5 मिनट्स का आपको मैंने ब्रेक दिया, तो 5 मिनट में फिर जुड़ते हैं।